जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन द कमिंग नवंबर Conference of Party 13 under the United Nations Framework for Climate Change is going to happen in Belém, Brazil. So इस कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज कैंपेन है उसमें जो प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है. एंड व्हाट वी ऑब्जर्व इन दैट केस इज दैट वेस्टर्न कंट्रीज आर अ बिट रिलेक्टेंट नाउ बिकॉज ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग ग्लोबली एज फार एज द क्लाइमेट चेंज कैंपेन इज कंसर्न्ड. तो वहां पे इंडिया का रोल कैसा रहेगा इस बारे में हमें जानना जरूरी है. और इसके ही संदर्भ में, इसी के कॉन्टेक्स्ट में, व्हाट हैज कम इन टुडेज हिंदू न्यूज़पेपर इज अ वेरी ब्यूटीफुल ओपिनियनेटेड आर्टिकल ऑन द लीडरशिप विच इंडिया कुड टेक अप इन द कमिंग टाइम्स. ओके, और इस बारे में बात करने के लिए वी हैव मिस्टर ऋषभ सिंह विद अस and I, Aman Sharan. We both are going to discuss the various versions, the various opinions on this particular topic. Okay, so the very first question which comes under this particular paradigm is that कि जिस तरीके से ग्लोबली आजकल चीजें चल रही हैं, कहने का मतलब ये कि जहां डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंटशिप में द यूनाइटेड स्टेट्स हैज टेकन हिमसेल्फ और टेकन देमसेल्व्स अवे फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, वहीं पर जहां तक यूरोपियन नेशंस का सवाल है, हु हैव बीन seasonal leaders in climate change campaigns, they are also reluctant. At the same time, Brazil, which is going to preside this particular conference of parties, they are into implementation more than leadership. तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में क्या ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज केवल एक वी कैन से हॉगवॉश है, क्या इसकी जरूरत भी है? क्या टेक है इस पर आपका मिस्टर ऋषभ सिंह? इस पे सर जो पहला ओपिनियन है वो ये है कि अगर हम पास्ट हिस्ट्रीज को देखें, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 जो होने वाला नवंबर, उससे पहले कहीं ना कहीं इश्यूज रहे हैं. क्योंकि मेन जो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? इसमें प्रॉब्लम आती है कि हमने डिस्कशन तो कर लिया है, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे प्रॉब्लम आती है. तो इस वजह से जो भी पास्ट ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रही है, वहाँ पे एज सच कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं रहता है कि कुछ समथिंग बहुत ही ह्यूज समिट होने वाला है. तो आई एम वेरी होपफुल कि जिस तरीके से पास्ट की चीज़ें रही हैं उसी तरीके से ये भी जो है डिक्टेट करेगा. एंड देखिए, ऑब्वियसली बात है कि जो 2015, लाइक यू हैव मेंशन्ड अबाउट द पेरिस ट्रीटी एग्रीमेंट दैट वाज साइंड इन द ईयर 2015, तो उस तरीके का कोई बहुत एम्बिशियस जो टारगेट है या कोई समिट है वो नहीं होगा. बट क्योंकि आपने जैसे मेंशन किया, या द क्वेश्चन इज कि डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने आप को विड्रॉ कर चुका है. यूरोपियन यूनियन जो कि सीजन्ड लीडर थे, नाउ दे आर रिलक्टेंट. बट इनके रिलेक्टेंस या इनके विड्रॉ से एक और चीज राइज हुई है, वो हुई है एक्सेस ऑफ गुड कंट्रीज. दैट मींस कि एक कंट्री जो है वो पार्टनरशिप के साथ इन क्लाइमेट चेंज एक्शंस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं. एग्जांपल के तौर पर इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है, जो इंडियन फ्रांस हैं वो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पर कोलैबोरेट कर रहे हैं. इसी तरीके से इंडिया और ब्राजील भी डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से वो एक कॉमन ग्राउंड रीच कर सकते हैं जिससे वो क्लाइमेट एक्शन को इंप्लीमेंट कर सके. जैसे फॉरेस्ट पर जो है डिस्कशन चल रहा है, सॉइल को कैसे रिकवर किया जा सकता है, उस पर जो है डिस्कशन चल रहा है. सो आई एम होपफुल कि ये जो COP 30 होगा उसमें कुछ ना कुछ मतलब उसे हम एज इट इज वॉश आउट नहीं कह सकते. दैट्स नॉट अ वॉश आउट. एंड अगर मैं बात करूं कि देखिए, इंडिया ने ना कुछ एज सच ग्लैमरस नहीं स्टेटमेंट दिया है आज तक कि हम जो हैं वो कुछ इस तरीके से कर देंगे, 70% जो है हम बिल्कुल फॉसिल फ्यूल्स को कट डाउन कर देंगे. हमारा एक सिंपल प्रोसेस रहा है. एंड प्लस एक चीज बहुत अच्छी है इंडिया के साथ व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज कि कोई भी पार्टी हो, पावर में कोई भी पार्टी हो, एक सेम स्टांस लेके चले हैं व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज. तो इस पर कोई डिवाइड नहीं है, कोई भी पार्टी पावर में हो. सो इंडिया सिंपली जो कमिटमेंट्स वो करता चला आ रहा है, चाहे हम पेरिस एग्रीमेंट की बात कर लें या फिर हम जो हमारे 5 इंपॉर्टेंट टारगेट्स लास्ट 3 to 4 ईयर्स में जो हमने कहा था, जिसमें एक बहुत फेमस है कि 2070 तक हम नेट एमिशंस जो है वो अचीव कर जाएंगे. और उससे पहले भी, पेरिस एग्रीमेंट से पहले भी जो हमारे टारगेट्स, हमने जो कमिटमेंट्स करी है, अगर हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, स्टेडी हैंड के साथ अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो एक काफी हद तक सक्सेस हो सकता है. एंड इंडिया जो है इंप्लीमेंटेशन एंड लीडरशिप दोनों में जो है अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है. एंड वो भी तब जब यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट है व्हेन इट कम्स टू taking a major step in tackling the climate action. So ये फर्स्ट ओपिनियन कहता है कि होपफुल है, एंड इंडिया अगर अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल करेगा तो डेफिनेटली हम चेंजेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं रियलिटी में. इस पर सेकंड ओपिनियन क्या है वो आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो आप एक्सप्लेन करेंगे. ओके ऋषभ, सो जो सेकंड ओपिनियन है वो इस बारे में बात कर रहा है कि जो
फाइनेंस फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन है, ठीक है, उससे ज्यादा एडेप्टेशन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, मैं थोड़ा मिटिगेशन और एडेप्टेशन के बारे में जो कोर डिफरेंस है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मिटिगेशन बेसिकली ये है कि जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे हम रोक सके, ठीक है ना। तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का अबव इंडस्ट्रियल एज पे जो हमने लिमिटेशन लगाया था पेरिस क्लाइमेट के अंतर्गत, वो तो काफी हद तक ब्रीच हो चुका है, ठीक है ना। तो वहां पे हमें जरूरत है एडेप्टेशन पॉलिसीज की या एडेप्शन पॉलिसीज की। एडेप्शन पॉलिसीज किन क्षेत्रों में, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि मिटिगेशन पॉलिसीज तो वी आर एनीवे इंप्लीमेंटिंग इन विच फील्ड्स, लाइक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लाइक सोलर पावर एंड ऑल दीज प्लेसेस। सो वहीं पर हमें एडेप्टेशन की जरूरत है, बिकॉज जो एरियाज इफेक्ट हो चुके हैं, जैसे कि मैंने जस्ट मेंशन किया अबाउट द एग्रीकल्चर, इन द सेम वे वाटर रिसोर्सेज आल्सो इज अनदर एस्पेक्ट जिसमें कि ध्यान देने की जरूरत है और एडेप्टेशन पॉलिसी जो है उन्हें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। यहां पे एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट ये है कि हर बार क्या होता है कि हम लोग क्या है, हम वी पिकअप द प्रोजेक्ट्स, वी पिकअप द एरियाज, नॉट प्रोजेक्ट्स। So what we need to do is that we need to be specific about the projects which we are going to implement, because whatever happens till now or what has been happening till now is that some areas are chalked out and in those areas only these particular policies are implemented. But now we need to be more specific about it. How? Because we need to be specific about the projects which we are going to implement. So it is not uniform. Yes, it is. It shouldn't be general. It should be very specific about it. It should be specific. Specific, not general. कि general एक एरिया पकड़ लिया हमने और बोल दिया इस एरिया के अंदर हम पॉलिसीज लगाएंगे, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाटएवर वी आर डूइंग, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस द प्रोजेक्ट शुड बी पिक्ड अप। यस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर एस्पेक्ट इज दैट कि जैसे एक बहुत बड़ा हाथी है, दिस एलिफेंट इन द रूम व्हिच वी नीड टू एड्रेस, इट इज 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स। ये जो हमने 2035 तक व्हिच हैज बीन प्रॉमिस्ड इन बाकू, तो ये बाकू टू बेल्हिम का एक प्लान बनाने की जरूरत है जिसके अंदर एक टोटल फाइनेंशियल सिस्टम वी नीड टू क्रिएट फॉर एडेप्शन पॉलिसीज। ओके, इन एडेप्शन पॉलिसीज में नॉट जस्ट प्राइवेट प्लेयर्स बट ऑल्सो पब्लिक प्लेयर्स, मल्टीनेशनल बैंक्स एज वेल एज फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, सबको लेते हुए वी नीड टू क्रिएट अ फाइनेंशियल सिस्टम जो कि इस 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स को इनकलकेट या फंड कर पाए या क्रिएट कर पाए। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन दिस फील्ड। ओके, जो सेकंड ओपिनियन है जो ये कह रहा है कि हमें द प्रोजेक्ट जो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस द प्रोजेक्ट शुड बी इंप्लीमेंटेड। तो ऐसे में फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। जो लोकल कंट्रीज हैं, जो अपने में कंट्रीज हैं, वो अपना एरियाज को आइडेंटिफाई कर लें एंड जस्ट वो जो है इंप्लीमेंट कर लें। ऐसे में तो फिर जो हम ये मल्टीलेटरल और ये हम मल्टीलेटरिज्म और ये जो हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कर रहे हैं जहाँ पर सभी कंट्रीज आ रही हैं, चाहे हम ग्लोबल नॉर्थ की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, तो फिर तो उसका कुछ ऐसा मीनिंग नहीं निकल रहा अगर हम सेकेंड ओपिनियन की बात को समझते हैं कि वी शुड सेलेक्ट द प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एरियाज। सो इस पर क्या ओपिनियन है? देखिए ऋषभ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानने की है। देखो, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है इनमें ऐसा कभी नहीं होने वाला है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कंसेंसस, ठीक है ना। वहां मेजोरिटी बेसिस पे काम नहीं हो रहा है, कंसेंसस पे काम। दैट्स वहां पे फंड के इश्यूज आ जाते हैं। फंड के इशू आते हैं। किसी भी डिसीजन को अप्रूव करने में वहां पे टाइम लगता है, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल एवरीवन इज ऑन द सेम पेज नथिंग कैन बी डिसाइडेड। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव सीन अ डिवाइड ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। यस। तो हमें क्या करना है इस केस में, हमें ये बात समझनी है कि हर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हम थोड़ा इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कर जाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। इसलिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जरूरत है। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न दैट कि अगर हमें इस तरीके से फाइनेंशियल एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करना ही है तो हर कंट्री लोकली जाके कर ले, लेकिन वहां पे इश्यूज क्या आते हैं, हम समझो किस तरीके से फंड्स जनरेट करने हैं, उसका फॉर्मूला, उसका सिस्टम ही नहीं क्लियर है। ओके, इससे हर बार जाके बात यहां पे फंस जाती है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको क्या प्रॉफिट मिल रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं, दे आल्सो रन आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, बिकॉज एवरी कंट्री इज नॉट इन द बेसिस ऑफ द वेलफेयर स्टेट पॉलिसी। ओके, सो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को वी नीड टू यूटिलाइज सो एज टू क्रिएट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पॉलिसीज, और जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है जो कि एक्चुअली में रियल बोन ऑफ कंटेंशन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम जो है वो फाइनेंस की है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल फाइनेंस क्रिएट होगा, फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट होगा, तब तक ये सारी बातें बेमानी है। ओके, तो वो फाइनेंशियल सिस्टम बनाने के साथ साथ फिर उसको लोकल इंप्लीमेंटेशन जब हम करेंगे तो फिर वो कारगर साबित होगा, तब उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो पाएगा, और तब जो भी पार्टीज में चाहे प्राइवेट प्लेयर्स हो चाहे पब्लिक प्लेयर्स हो, इनको प्रॉफिट दिखेगा और उन्हें सिस्टम क्लियर होगा, तो वो इफेक्टिवली इस बात को आगे ले जा पाएंगे और मिटिगेशन एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ओके,
Mr. Rishabh, as we just discussed about that, okay, what countries should be doing and how these constitutional parties should be implemented or should be taken care of. वहाँ पे हमें ये बात समझने की जरूरत है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि साइंटिफिकली इट हैज ऑलरेडी बीन शोन दैट व्हिच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्वेश्चन दैट कि 2 डिग्री सेल्सियस का जो 2100 तक का जो टारगेट है हमारा कि 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर न ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, ऑलरेडी ब्रीच होने के चांसेस देखो 2100 भी आया नहीं है, ब्रीच होने के sure. चांसेस जो है There are reports. बहुत हाई है, ठीक है ना, reports. बहुत हाई है। और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि डिस्पाइट ऑफ whatever policies we adopt, whatever technologies we adopt, this is going to happen. That has been a scientific reality that has become a scientific reality. But यहाँ पे इश्यूज ये आते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये बहुत महंगी हैं, तो ऐसे केस में ब्लेम गेम, क्योंकि देखो ब्रीच तो होना ही है, ठीक है ना, ब्रीच होना है अगर, तो ये तब भी इन टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना जो है वो अपने आप में एक इशू बन जाता है। और फिर जब ये ब्रीच होगा तो फिर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप कंट्रीज को ब्लेम करने लग जाएंगे। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर इशू? देखिए सर, अगर हम पास्ट में इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो ये गवर्न हुई है, जितना भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन हुआ ये 4 पिलर्स पर गवर्न रहा है। इंडिविजुअल लेवल पर है, नेशनल लेवल पर है, स्ट्रैटेजिक लेवल पर है एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट लेवल पर है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, HIV एड्स जब अफ्रीका के सब सहारन डेजर्ट में वो जब स्प्रेड होना शुरू हुआ एंड जब वो एपिडेमिक के फॉर्म या एपिडेमिक की फॉर्म में राइज हो रहा था, तो उस वक्त जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन उनको समझ में आया कि जो सिक्योरिटी, जो कॉस्ट है सिक्योरिटी इंटरवेंशन की, वो ज़्यादा है कंपेयर टू डेवलपमेंटल इंटरवेंशन। तो और इसी तरीके से अगर हम चाइना की बात करें तो वाई चाइना इज इन्वेस्टिंग इन ग्रीन इकोनॉमी। क्या चाइना बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट से प्यार करता है? ऐसा नहीं है। चाइना को पता है कि दिस इज द फ्यूचर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब HIV एड्स एक एपिडेमिक के स्टेज पर जाने लग गया था तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन हुआ था। इसी तरीके से जैसे ये हम कह रहे हैं कि देयर आर रिपोर्ट्स जो कि सजेस्ट कर रही हैं कि 2100 तक जो लेवल है जो डिसाइड किया गया था 2 डिग्री, वो शायद ब्रीच हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, वो जब स्टेज आएगी तो जो सिक्योरिटी इंटरवेंशंस रहेंगे उसका जो कॉस्ट रहेगा वो डेवलपमेंटल इंटरवेंशन से हाई हो सकता है, जो कि मैंने HIV एड्स के या जो ओपिनियन है वो HIV एड्स पर बताया है। और अगर हम चाइना की बात करें, ठीक है, और अगर हम बिग MNCs की बात करें, चाहे वो हम US की बात कर लें या हम इंडिया की बात करें, रिलायंस ग्रुप हो गया, अदानी ग्रुप हो गया, दे आर हेविली इन्वेस्टिंग इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज द फ्यूचर। ठीक है, इनको पता है कि दिस इज द फ्यूचर। अब देखिए कार्बन प्राइसिंग की बात कर लें, ठीक है, जैसे कंट्रीज हैं वो एक कार्बन मार्केट स्टैब्लिश करना चाह रही है, जहां पर अगर कार्बन इमिशंस में इंडिविजुअल रिडक्शंस होते हैं तो उन रिडक्शन को वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, एंड जिससे उनको प्रॉफिट हो सकता है। तो कुल मिला के ओपिनियन ये है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन बनेगी तो हमने पास्ट में देखा है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है, तो इस वजह से वी अंडरस्टैंड कि ब्लेम गेम चल रहा है, लेकिन पास्ट में जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन रहा है उस वजह से कोलैबोरेटिवली उसको हैंडल किया जा सकता है जब इस तरीके की बहुत वैसे स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, बट जब और ये ब्रीच होगा तो ये एक ओपिनियन कहता है, मतलब ये होपफुल ओपिनियन है, दैट इज द वे वी कैन प्रोसीड, दैट इज द वे वी कैन प्रोसीड। ऑप्टिमिस्टिक एक ओपिनियन, बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन। देखो यहाँ पे ऋषभ, इस पर सेकंड ओपिनियन क्या कह रहा है? एक तो ये हो गया एज फार एज वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, ठीक है ना, कि किस तरीके से जो जॉइंटली सारी कंट्रीज जो हैं थ्रू वी कैन से वेरियस एक्टिविटीज जो टेक्नोलॉजीज हैं उनकी तरफ काम कर सकते हैं। वहाँ पे ये समझना भी जरूरी है कि जो इंडिया है उसको कैसे वेस्ट देखता है। हिस्टोरिकली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है ना ऋषभ, वो डेवलपिंग कंट्रीज, उन पे डेवलप्ड कंट्रीज दे ब्लेम, या वेस्टर्न कंट्रीज दे ब्लेम दैट दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ एमिशन, बट द प्रॉब्लम इज कि हम तो अब जाके डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन उस लेवल पे हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे समझना जरूरी है कि जो इंडिया का केस है वहां पे डिस्पाइट ऑफ इंडिया स्टिल फेसिंग एनर्जी क्राइसिस, इस तरह की सिचुएशन अभी भी आ जाती है, उसके बावजूद भी हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ चुके हैं, ठीक है, काफी अच्छे से बढ़ चुके हैं। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, इस तरीके से जो क्लीन एनर्जी सोर्सेज हैं हम उनकी तरफ बढ़ चुके हैं। वहां पे कुछ चीजें और देखने वाली हैं, जैसे कि पीएम कुसुम स्कीम है, ठीक है, कुसुम स्कीम से सोलर पंप्स बांटे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एडेप्टेशन और मिटिगेशन पॉलिसीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बस हो गया, ठीक है ना, इसके थ्रू इवन स्मार्ट सिटी भी एक तरीके का उसी का डिजिटाइजेशन जब आप करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं वी कैन से एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं बचेगी। साथ ही साथ ये भी देखना जरूरी है इंडिया के केस में कि और कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। कहने का मतलब जब हमें मिटिगेशन और एडेप्टेशन पॉलिसीज की बात करें तो कुछ ऐसी पॉलिसीज आ सकती हैं क्या, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आ सकती है क्या जिसमें कि दोनों चीजों को एक साथ इंप्लीमेंट किया जा सके। जैसे कि एक एग्जांपल है जो कि इस ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल में दिया हुआ है, इट इज अबाउट द कोल्ड स्टोरेज। अ
कोल्ड स्टोरेज विच इज रन बाय द सोलर पावर। अब यहां आप देखिए किस तरीके से मिटिगेशन और एडेप्टेशन दोनों पॉलिसीज को एक साथ इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है ना। तो ये दोनों को साथ लेके चलने वाली पॉलिसीज पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और इन अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट मिस कर रहा है इन अ कंट्री, इन अ ह्यूज कंट्री, इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। नाउ मिस्टर ऋषभ, एज वी सी कि हमने काफी डिस्कशन कर लिया अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड अबाउट वेदर इंडिया शुड लीड और नॉट। अब जैसे कि जो लास्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर डिस्कशन का, इट इज दैट कि इन रिसेंट COP30 जो होने वाला है उसके पहले ही इंडिया को अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस देने, ठीक है ना। हाँ, साथ ही साथ एक नेशनल एडेप्टेशन प्लान भी देना, ठीक है। तो इसके बारे में वो प्लान्स और साथ ही साथ ये अपडेटेड जो कंट्रीब्यूशन ये किस तरीके का होना चाहिए, व्हाट्स द ओपिनियन सेज ऑन इट? देखिए, अगर मैं बात करूं, जैसे आपने भी कहा था कि इंडिया जहां पर एनर्जी सिक्योरिटी फेस करी उसके बाद भी हम इस तरीके के टारगेट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है कि 2030 तक जो पावर है वो 50% जो है वो रिन्यूएबल से आने लग जाए, जो पावर सोर्स है। एंड उसमें अगर मैं बात करूं तो आज ये जो पावर इंस्टॉलमेंट है उसमें हम रिन्यूएबल्स तक काफी हद तक ब्रीच कर चुके हैं, कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं रिन्यूएबल्स की बात करूं तो जैसे आपने बोला कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कि अपडेटेड जो टारगेट्स हैं, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो टर्म है NDCs, ये अपडेट देनी, तो इसमें अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बाई चांस वहां बोलते हैं या ऐड करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हमारा जो टारगेट है कि लाइक कि हमें 2030 तक 50% हमारी जो एनर्जी जनरेशन है वो रिन्यूएबल्स तक हमें पहुंचानी है। तो अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ओपिनियन ये है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन उसको जनरेट करना कॉस्टली है, तो अगर हम उसको टारगेट कर भी दे रहे हैं तो वो लिंक करता है रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, धीरे ही सही, एक इंक्रीमेंटल पेस तो आएगा ना। और अगर हम उसको डिटरमाइन कर लेंगे अपने, या हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से, जैसे अपडेटेड है तो ये जो अपडेटेड प्लान की बात करेंगे, तो अगर उसमें ग्रीन हाइड्रोजन भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है। स्लाइटली इंक्रीमेंट हो, लेकिन वो इंक्रीमेंट हो प्लस वो हमारे रिन्यूएबल्स का जो हमारा पेनिट्रेशन का टारगेट है उसमें भी बहुत ज्यादा अचीव करेगा, और इंटेंट भी शो करेगा। मेन इंटेंट है जो कि अभी ना यूएस से दिख रहा है ना यूरोपियन कंट्रीज में दिख रहा है। तो ये एक इंटेंट के साथ जो है इंडिया अपने इन अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस में इंटीग्रेट कर सकता है, स्पेसिफिकली ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, ये टेक। अब इसी पे सेकंड ओपिनियन क्या कहता है? सो मिस्टर ऋषभ, जो इसमें जो सेकंड ओपिनियन है बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द एक्चुअल इशू, ठीक है। द एक्चुअल इशू इज दैट कि जो एमिशन है उसका मेजर कंट्रीब्यूटर इंडस्ट्रीज है। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे समझो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडिया को जरूरत है, वी आर डेवलप्ड कंट्री, वी नीड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रीज, हाँ, डेवलपिंग कंट्री ऑफ कोर्स, सो वी नीड इंडस्ट्रीज टू वर्क एफिशिएंटली, ठीक है ना। और उसके लिए वी नीड पावर, वी नीड एनर्जी, ठीक है ना। ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि अभी हम रिन्यूएबल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, 2030 का टारगेट है, ये सारे टारगेट्स अपनी जगह, बट वहीं पर हमको ये बात समझने की जरूरत है कि हमें इंडस्ट्रीज के लिए कुछ सेपरेट टारगेट्स रखने पड़ेंगे। हम सेम एक ही हाशिए से हर एक चीज को नहीं तोल सकते, ठीक है ना। हर एक चीज को नहीं माप सकते हम लोग। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्रीज के लिए सेपरेट टारगेट्स हमें रखने पड़ेंगे जो प्रैक्टिकेबल हो, जो हमारे डेवलपमेंट को इफेक्ट ना करें, ठीक है। और वहीं पर हमें यह भी देखना पड़ेगा किस तरीके से इन इंडस्ट्रीज की जो एनर्जी नीड्स है उनको हम रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू बढ़ा सके, कैसे रिन्यूएबल सोर्सेज इन एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर पाए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ओके। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका वो ये है कि हम as we have come up with a list of priority projects earlier also, India as a country has come up with priority projects, तो हम उन प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में ही कार्बन क्रेडिट्स डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे क्या है, कई सारी कंट्रीज हैं जो सोलर पावर के अंदर कार्बन क्रेडिट्स लेकर मार्केट में उतरती हैं, बट वी सेड कि नो, वी वोंट गो ओनली विद सोलर पावर, वील गो विद सोलर पावर बट इन बैटरी फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम मैप आउट कर सकते हैं एंड वी कैन प्रोसीड टू द इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट मार्केट यूजिंग दोज प्रोजेक्ट्स, यूजिंग दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ओनली। ओके, और यहां पे व्हाट वी कैन डू इज, अगेन आई एम समराइजिंग द होल थिंग इन इनिशियली also we talked about this, that we'll have to pinpoint those projects, those products जिसके अंदर कि हम एक फाइनेंशियल सिस्टम बना पाए और उस फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू हम कार्बन क्रेडिट मार्केट में उतर पाए ऑन द बेसिस ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल सिस्टम व्हिच हैज पब्लिक as well as private participation. तो आई होप आपको ये जो डिस्कशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसी तरीके के जो डिस्कशंस हैं वो इस चैनल पर आने वाले हैं जो कि आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को ही फोकस कर सकेंगे, क्योंकि इस तरीके के आर्टिकल्स स्टूडेंट्स जो है वो मिस आउट कर देते हैं, लेकिन हम मिस आउट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो हैं, ये जो चैनल है ये आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स की हेल्प के लिए बनाया गया है। तो
चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके के जो सेशंस हैं ये इंफॉर्मेटिव लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो इसे लाइक जरूर करेगा, क्योंकि लाइक, कमेंट्स और शेयर ये हमारा मोटिवेशन है, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, हमें डिफरेंट रिसोर्सेज को रेफर करना पड़ता है। सो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे कमेंट भी जरूर से करिएगा। तो ऑन दिस नोट वी लाइक टू एंड दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।